हाय फ्रेंड्स, वैदिक शिक्षा चैनल के आप सभी का स्वागत है। तो अपन ने जो पिछले वीडियो में चैप्टर 3 के बारे में बात कर ली थी, अपन आज बात करेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आज चैप्टर 4 को चर्चा परिचर्चा के अंदर ही समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार जो चैप्टर 3 का रिव्यू देख लेते हैं, कुछ सेक्शन का, जो आपको पीछे से अगर जो न्यू स्टूडेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो सेक्शन जो 34 है वो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे एक बार रिव्यू के अंदर। तो सेक्शन 34 में क्या बताया गया है कि सेक्शन 34 में बताया गया है कि जो शक्तियां वापस लेने का अधिकार किसको है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों के अंदर, मतलब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों की। तो इसमें दो है, एक तो हाई कोर्ट दे रखा है और एक दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट। अब दो शब्द है, ये ही क्या है कि शक्तियों का आवंटन करते हैं और शक्तियां वापस लेने का अधिकार भी इन्हीं को होता है। तो बात करें कि जो शक्तियां देने कार्य होता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की शक्तियों कौन देते, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको शक्तियां कौन देता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को देता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को वो शक्तियां दे सकता है। दे सकता क्या है कि वो ही शक्तियां आवंटित करता है, हाई कोर्ट के पास ही ये पावर से होती है। और जो दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किनको शक्तियां देती है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या फिर उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनको शक्तियां वापस लेने या देने का अधिकार किसको है, स्टेट गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यह शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। तो सेक्शन 34 समझ में आ गया, जो पिछले वीडियो में बात कर ली थी वैसे अपन ने। अब सेक्शन 34 का सब क्लोज 2 देखेंगे अपन। जो सीजीएम और डीएम दे रखा है इसके अंदर, सीजीएम और डीएम। अब ये दो शब्द क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर, ये कहना चाह रहा है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो राज्य के अंदर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेटों में एक तरीके से सबसे ऊपर जो सुप्रीम अथॉरिटी कौन रखता है, सीजीएम साहब। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों में सुपीरियर अथॉरिटी कौन सा मजिस्ट्रेट रखता है, डीएम, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिले का मजिस्ट्रेट होता है जिले के अंदर। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था कि जो राज्य होता है, राज्य के अंदर नहीं, जिले के अंदर सीजीएम साहब होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेटों में। और जो डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनमें डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये क्या है कि सुपीरियर अथॉरिटी रखते हैं। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको शक्तियां वापस लेने का अधिकार किसको है, जुडिशियल मजिस्ट्रेटों में सीजीएम साहब को। और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनमें शक्तियां वापस लेने का अधिकार है डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है। तो अपन ने जो सेक्शन 34 का सब क्लोज 2 देख लिया, और अधिक गहराई से इसको जानने के लिए आपको पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए। अब अपन देखते हैं सेक्शन 35 देखते हैं कि 35 क्या कहना चाह रहा है। 35 के अंदर दे रखा है कि न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा। अब ये पद उत्तरवर्ती शब्द आ रहा है, इसी से आपको एक तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि पद उत्तरवर्ती शब्द का मीन्स क्या है। अगर पद उत्तरवर्ती, इसके अंदर इसी शब्द के ऊपर सारा आंसर टिका हुआ है। पूरे के पूरे सेक्शन 35 का आंसर इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पद उत्तरवर्ती होने पर क्या होगा, या इसका अर्थ क्या होता है, या फिर इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर मान लो किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का पद खाली हो, या फिर उसे न्यायाधीश को एक तरीके से मान लीजिए कोई ट्रांसफर कर दिया जाता है, या उसे पहले वाले पद पर मतलब कि कौन कार्य करेगा यह बताया गया है। मान लीजिए किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर हो जाता है, या फिर पहले जो न्यायाधीश होता है उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर अन्य कोई कारण से उनका कुछ भी पद छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका पद कौन संभालेगा। तो सबसे पहले एएस यानी एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज, ये इनका कार्य क्या है, इस ऐसी स्थिति में इनका कार्य क्या है। तो देखते हैं
कि एडिशनल सेशन जज का पद यानी उत्तरवर्ती कौन है, यानी जो एडिशनल सेशन जज मान लो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या वो त्याग पत्र दे देते हैं या फिर अन्य कोई विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण उनको पद छोड़ना पड़ता है, तो अपने जो एडिशनल सेशन जज है उनके पद का प्रयोग यानी उनकी शक्तियों का या पावर्स का प्रयोग कौन करेगा, ये देखते हैं कि जो डीजे द्वारा लिखित आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि एडिशनल सेशन जज का पद उत्तरवर्ती कौन होगा। अब एस यानी एडिशनल सेशन जज का पद उत्तरवर्ती हो गया, अब तो इसको निर्धारित कौन करेगा कि मान लो इसका सुपीरियर होगा ना, वही तो निर्धारित करेगा कि इसके पद पर कौन कार्य करेगा या फिर इनकी शक्तियों का प्रयोग कौन सा न्यू मजिस्ट्रेट कार्य करेगा। तो एडिशनल सेशन जज का मतलब कि एक तरीके से कौन निर्धारित करेगा, वो करेगा डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जो डीजे सेशन जज होता है द्वारा लिखित, डीजे सेशन क्या करेगा, लिखित आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि एडिशनल सेशन जज का पद उत्तरवर्ती कौन होगा। अब इसके अंदर दूसरा आता है मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश। अब मान लीजिए मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है और किसी कारणवश तो उसे उसमें तो अब मान लो मजिस्ट्रेट न्यायाधीश को किसी कारणवश या तो पद छोड़ना पड़ता है या फिर एक तरीके से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तभी तो होता है। ये दो तीन स्थितियाँ तो होती हैं तभी तो पद खाली होगा, वरना ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं है जो अपना पद मतलब कि जब चाहे पद छोड़ दे। ये सब कोई भी अपने इस लाभकारी पद को छोड़ने के लिए कोई भी आपद नहीं है, वो तो सबकी क्या है कि एक तरीके से मजबूरी हो जाती है, इसीलिए उनको छोड़ना पड़ता है। तो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, मजिस्ट्रेटों का पद खाली होने पर कौन डिसाइड करेगा कि इस मजिस्ट्रेट के पद पर कौन कार्यरत अब रहेगा और या फिर कौन इनकी पावर्स का उपयोग करेगा। तो मजिस्ट्रेट के अंदर सीजेएम साहब सबसे ऊपर सुपीरियर ऑथोरिटी रखते हैं, इसीलिए सीजेएम साहब ये निर्धारित करेंगे कि मजिस्ट्रेट इसके पद पर कौन कार्य करेगा या इनका पद कौन संभालेगा। तो अपन ने जो चैप्टर थर्ड था उसका रिव्यू देख लिया 3-4 सेक्शंस का, और पूरा ये आपको चैप्टर थर्ड समझना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो देखिए, आपको अच्छे से मेरे को लगता है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब अपन बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 क्या कहना चाह रहा है। चैप्टर 4 के अंदर है कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर पुलिस एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो यानी इसमें बताया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो इस जो चैप्टर 4 है इसके अंदर यही पढ़ेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे सेक्शन 36 से 40 तक अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 36 क्या कहना चाह रहा है। 36 के अंदर है कि ए पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। तो अपन इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के अंदर क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें ये एक तरीके से पहले देख लेते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां इसमें क्या है, मीन्स क्या है इसका। इसमें यह बताया गया है कि यह धारा ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या फिर पंक्ति में ऊपर हो तो वह अपने स्थानीय क्षेत्र में उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है जिसका कि थाने का भार साधक अधिकारी अपने थाने की सीमाओं में करता है। अब एक लैंडमार्क जजमेंट देखिए, बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था और 3 मजिस्ट्रेटों की सीटों के द्वारा जारी किया गया था। 3 मजिस्ट्रेट के द्वारा कमेटी बैठी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे तो उस समय जजमेंट क्या आया था कि जजमेंट था कि देखिए कि carrying out of future investigation even filling of charge is a statutory right of police। ये इसका
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट जारी किया गया था। तो जजमेंट का इसका अर्थ देखेंगे कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि किसी मामले में आरोप पत्र पेश करने के बाद भी पुलिस अधिकारी द्वारा आगे और अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। यह पुलिस का क्या है? राइट है। यह पुलिस का अधिकार है कि वह क्या कर सकता है कि मान लीजिए आरोप पत्र पेश करने के बाद भी पुलिस अधिकारी के पास ये राइट होता है कि वह इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जारी किया गया था। तो अपना ये सेक्शन 36 कंप्लीट हुआ कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, इसको अपन ने समझ लिया। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके अंदर भी अपन ने इसको समझने की कोशिश की है। अब अपन देखेंगे सेक्शन 37 क्या कहना चाह रहा है। सेक्शन 37 का एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लें। पब्लिक वेंट टू असिस्ट एंड पुलिस, यानी जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करने के लिए आबद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्योंकि कई बार जेल हो, एपी हो, सभी एग्जाम्स में इसके अंदर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 37 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अपन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करने के लिए आबद्ध है, यानी ही इज ड्यूटी बाउंड। जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, तो इसके अंदर बताया यानी कब करेगी, जब पकड़ना और निकल भागने से रोकने, इन ट्रैकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी जब वह निकल भागने से, जब वह पकड़ते समय निकल भाग जाता है एक्यूज्ड, तब क्या है कि जनता इन ट्रैकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन, उसको मतलब कि पकड़ने में मदद करेगी। और एक तरीके से जब वह व्यक्ति क्या करेगा, मतलब कि शांति भंग करेगा, अगर तो भी क्या है कि जनता इज ड्यूटी बाउंड, कोई व्यक्ति शांति भंग करता है तो इसके लिए जनता क्या है, इज ड्यूटी बाउंड, उसके लिए भी जनता आबद्ध है पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए। कब है, जब वह क्या है कि मतलब कि एक तरीके से परिशांति भंग करता है। तो अब दूसरा एक तरीके से देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो भी जनता का कर्तव्य है, जनता क्या है, ही इज ड्यूटी बाउंड, कि इन सब की सूचना पुलिस को दे। तो जनता इसीलिए इज ड्यूटी बाउंड होती है कि इन सभी कार्यों में जनता इज ड्यूटी बाउंड, यानी वह उनको एक तरीके से आबद्ध है पुलिस को जानकारी देने के लिए। तो ये सभी अपन ने देख लिया कि जनता कब पुलिस को एक तरीके से सूचना देने के लिए आबद्ध है, जब कोई व्यक्ति मतलब कि ऑफेंस कारित करके निकल, मतलब कि पुलिस पकड़ते समय निकल भागने की कोशिश करता है, तब जनता क्या होगी, इज ड्यूटी बाउंड, उसको पकड़ने के लिए आबद्ध होगी। और मान लीजिए कोई व्यक्ति शांति भंग करता है, इसके लिए भी जनता इज ड्यूटी बाउंड। और दूसरा एक तरीके से एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो भी जनता का कर्तव्य होगा कि इन सब की सूचना पुलिस को दे, इज ड्यूटी बाउंड। तो अपना सेक्शन 37 कंप्लीट हुआ। अब अपन जो अपना 38 सेक्शन है वो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन एक बार इसके अंदर मैंने राइट नहीं किया है, इसीलिए अपन इसको एक बार ऐसे ही समझ लेते हैं कि 37 क्या कहना चाह रहा है। सॉरी 37 तो है, मैंने जो 38 है वो 38 सेक्शंस इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 37 को देखते हैं कि 37 क्या कहता है। सेक्शन 38 देखेंगे, इसके अंदर टाइप नहीं किया गया है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। सेक्शन 38 कह रहा है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न जो ऐसे व्यक्ति का वारंट से निष्पादन कर रहा है। इसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पुलिस अधिकारी के बिना कोई अन्य व्यक्ति जो एक तरीके से सामान्य व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है
या कर रहा है, तो उस समय जनता उस समय उसकी मदद करने के लिए ही इज ड्यूटी बाउंड, नॉट ड्यूटी बाउंड, उसके लिए आबद्ध नहीं होगी, क्योंकि वह क्या है कि सामान्य व्यक्ति है, वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसीलिए जनता उसके लिए ड्यूटी बाउंड नहीं होगी। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 39 क्या कहना चाह रहा है। सेक्शन 39 के अंदर कोई ज़्यादा एक तरीके से मोस्ट इतना फंडा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 39 से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, एक नॉर्मली सेक्शन है। तो अपन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि सेक्शन 39 क्या कहना चाह रहा है कि कुछ अपराधों के लिए इत्तला जनता द्वारा देना, ऐसे ऑफेंस जिनके द्वारा ऑफेंस कमिट हो जाते हैं, तो उन ऑफेंस कमिट होने के बाद जनता कौन कौन से ऑफेंस है कि उनके तहत पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस स्टेशन को इत्तला कर सकती है। तो अपन इसमें एक तरीके से ये बताया गया है कि किसी समाज मतलब कि किसी समाज या देश में कोई अपराध होता है, ऑफेंस होता है, ऑफेंस कमिट होता है, तो उस अपराध की सूचना जनता द्वारा देना। तो इसके अंदर है कौन कौन से है। पहला है कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, सेक्शन 143, यानी मान लीजिए लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध होता है, तो सेक्शन 143, सेक्शन 144, सेक्शन 145, 147 और 148 आईपीसी, इसके तहत इत्तला कर सकती है जनता। ये क्या है कि जनता इसके लिए क्या है कि ही इज ड्यूटी बाउंड। और जो दूसरा देखिए अपना कि इसके अंदर दूसरा है कि 121 यानी 121, 126, 130 आईपीसी, इसके तहत भी जनता क्या है कि ही इज ड्यूटी बाउंड। इसके लिए भी जनता आबद्ध होगी कि मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस को सूचना दे। अब अपन तीसरा देखिए, इस तीसरे में यही है कि 161, 161A आईपीसी के तहत भी जनता इज ड्यूटी बाउंड है पुलिस को बताने के लिए। फिर देखिए 272, 278 आईपीसी और 302, 303, 304 आईपीसी, 364(9), 382, 342, 399, 409, 431, 439, 449, 450, 456 इत्यादि के तहत जनता क्या है कि ही इज ड्यूटी बाउंड। इनके लिए क्या है कि जनता आबद्ध है कि इन सेक्शंस या धाराओं के तहत अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है और उसके ऊपर ये लग रही है चार्जेस, तो जनता उसके लिए तब क्या होगी, ही इज ड्यूटी बाउंड। वह जनता पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताने के लिए आबद्ध होगी। तो अपन आज इतना ही इसके अंदर चर्चा करेंगे सेक्शन 39 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेक्शन 40 से देखेंगे। तो मेरे को लगता है कि आप सभी को जितने मैंने सेक्शन रिवाइज किया है करवाए हैं या फिर चैप्टर 4 के जितने भी सेक्शन चैप्टर 4 के अंदर बात किए हैं अपन, सेक्शन 36, सेक्शन 37, 38, 39 के अंदर अपन मतलब कि कुल सेक्शंस की बात कर ली अपन ने। 4 सेक्शंस की बात की है किसके अंदर, चैप्टर 4 के अंदर। अगर इन 4 सेक्शंस में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चैनल को एक तरीके से वीडियो ख़त्म होने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।